गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। तो ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें, इस ईयरली करंट अफेयर्स प्लान के तहत हम आपको ये सभी क्विजेज़ भी प्रोवाइड कराते हैं। कैटेगरी वाइज क्विज़ हैं, आप देख भी सकते हैं। स्कीम से संबंधित एमओयू, सबमिट, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, ऑबिचुरी, अपॉइंटमेंट्स, सब क्विज़ आपको इसमें प्राप्त होती है। और एक हमारी ऐप में आपको फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलता है, वहाँ पर भी आपको क्विज़ अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, तो पेड वालों को ये मिलती हैं कैटेगरी वाइज, और फ्री क्विज़ भी आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं फ्री स्टडी मटेरियल में। ठीक है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने भी हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो इंस्टॉल कर लीजिए, और यदि ईयरली मेंबरशिप प्लान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। एट प्रेजेंट हाउ मैनी सीट्स डज अ पार्टी नीड इन ऑर्डर टू हैव अ मेजोरिटी इन द राज्यसभा। राज्यसभा में बहुमत के लिए किसी पार्टी को कितनी सीटों की जरूरत होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं, 97, 56, 121 या फिर 240। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which political party did Safiqur Rahman Burke represent during his tenure as a member of parliament? सफ़ीकुर रहमान बर्क ने संसद सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, समाजवादी पार्टी। आपको जाना चाहिए सीनियर समाजवादी पार्टी लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश संभल, शफीकुर रहमान बर्क, इनका हाल ही में निधन हो गया है 94 की एज में। ये इंडिया के ओल्डेस्ट एमपी रहे जब तक जीवित रहे, और संभल से 2019 में 5वीं बार ये एमपी के तौर पर चुने गए। अदर ओबिचुरीज देख लेते हैं। मार्टिन ब्रायन मलरोनी, ये 18th प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के 1984 से 1993 तक। 84 की एज में इनकी निधन हो गया है। राजा वेंकटप्पा नायक, ये सीनियर कांग्रेस एमएलए रहे कर्नाटक के सुरपुर से। इनका भी बेंगलुरु में हाल ही में निधन हो गया। आपको जाना चाहिए सीनियर कांग्रेस लीडर अजीज कुरैशी, इनका भी हाल ही निधन हो गया 83 की एज में। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के गवर्नर के तौर पर कार्यरत रह चुके थे। What is the estimated cost of the approved procurement of more than 200 BrahMos supersonic cruise missiles and associated equipment? 200 से अधिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और संबंधित उपकरणों की अनुमोदित खरीद की अनुमानित लागत क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 19,000 करोड़ रुपीस। देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया है, जिसके तहत 200 से ज़्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड एसोसिएट इक्विपमेंट को प्रोक्योर किया जाएगा इंडियन नेवी के लिए, और टोटल कॉस्ट रहेगी 19,000 करोड़ रुपए की। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी जानते हैं इंडिया रशियन जॉइंट वेंचर है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स प्रोड्यूस करता है, मतलब ब्रह्मोस को प्रोड्यूस करता है, जिन्हें सबमरीन्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट या फिर लैंड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक की स्पीड पर मैक की स्पीड प्राप्त कर सकती है, यानी कि साउंड की स्पीड है उसकी 3 गुना। ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी एंड सी अतुल दिनकर राणे हैं।
वेयर इज़ द वनतारा प्रोजेक्ट लोकेटेड, वनतारा प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी है गुजरात। आप सभी जानते हैं, चर्चा में भी है आजकल, अनंत अंबानी जो कि डायरेक्टर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, इन्होंने अपना एक प्लान रिवील किया है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से संबंधित है, गुजरात में है। और ये जो है लार्जेस्ट जू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर होने वाला है ग्लोबली, जैसे ही फुली अपना ये फंक्शनल करने लगेगा। इसका नाम है वनतारा, यानी कि स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। 3000 एकड़ में है। रिलायंस की जो जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर ही है, ठीक है, जैसे कि ग्रीन बेल्ट ऑफ गुजरात बोला जाता है। द इनिशिएटिव इज बैक्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस फाउंडेशन एंड प्लान्स टू सर्व एज अ रिफ्यूज फॉर मिसट्रीटेड, हार्म्ड एंड एट रिस्क एनिमल्स। तो खासकर ये एलिफेंट्स के लिए है, ठीक है, उनके रेस्क्यू से संबंधित। एलिफेंट्स के अलावा और भी जो एनिमल्स होते हैं मेजर कैटेगरी या फिर माइनर कैटेगरी, ठीक है, सब इसमें उनको रेस्क्यू किया जाएगा। जैसे कोई चोट लग गई, ठीक है, किसी को कोई बीमारी हो गई, तो सबको रेस्क्यू यहाँ पर किया जाएगा। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड द इंडियन कंटिजेंट विन एट द BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन थाईलैंड? थाईलैंड में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन डी है 3। आपको जानना चाहिए इंडियन कंटिजेंट ने अपना कैंपेन एंड कर दिया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि पटाया थाईलैंड में संपन्न हुआ। भारत ने यहाँ पर 18 मेडल्स जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड मेडल्स हैं, 4 सिल्वर मेडल हैं और 11 ब्रोंज मेडल्स हैं। अगर हम इंडियन गोल्ड मेडल्स की बात करें, गोल्ड मेडल विनर्स की बात करें, तो प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस सिंगल्स SL3 कैटेगरी में। सुहास ललिनाकरे यतिराज, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस सिंगल्स SL4 कैटेगरी में। कृष्णा नागर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस सिंगल्स HH6 कैटेगरी में। वहीं आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर हम ओवरऑल मेडल टैली की बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर रहा है और मेडल टैली पर टॉप पर चाइना रहा। साथ ही हाल ही में आर्चरी एशिया कप 2024 भी संपन्न हुआ है बगदाद इराक में। यहाँ भारत ने 14 मेडल जीते, जिसमें 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल है। वेयर वॉज द न्यू स्पीसीज ऑफ मैरीन एम्फीफोट? पारायाले ओडियन डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम बहरामपुर यूनिवर्सिटी। बहरामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्री एम्फीफोट की नई प्रजाति पारायाले ओडियन की खोज कहाँ की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है चिल्का लेक। देखिए, उड़ीसा की जो बहरामपुर यूनिवर्सिटी है, यहाँ के रिसर्चर्स ने एक जो मैरीन एम्फीफोट, जो कि एक श्रिम्प लाइक क्रोस्टेशिया होता है फेरियल जीनस का, इसकी नई स्पीसीज डिस्कवर्ड की है राज्य के चिल्का लेक से। चिल्का लेक आप जानते हैं एशिया की बिगेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है, ठीक है, इंडिया के ईस्ट कोस्ट में। और इस नई स्पीसीज का नाम रखा गया है पारियाले ओडियन, जो उड़ीसा की जो नेटिव लैंग्वेज है उड़िया, उसके नाम पर। साथ ही आपको ये जानना चाहिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक नई मैरीन स्पीसीज ऑफ हेड शील्ड सी स्लग, जैसे कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से डिस्कवर किया गया है। इसका नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है। ये जो स्पीसीज़ है ये मेलानोक्लैमिस जेनेस से बिलोंग करती है और इसका नाम रखा गया है मेलानोक्लैमिस द्रौपदी। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो बर्ड फ्लू है यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, ये अंटार्कटिका पर भी पहुंच चुका है और अब जो पेंगुइन्स हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पर खतरा रहेगा। तो ये भी न्यूज़ निकल कर सामने आई है। साइंटिस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इन्होंने हाल ही में सिंथेटिक ह्यूमन एंटीबॉडी को डेवलप किया है, जो कि जो ये स्नेक वगैरह होते हैं ना, तो इनका जो पॉइजन होता है, ठीक है, उसको काट सकते हैं मतलब उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये चारों ही न्यूज़ साइंस जो है वाइल्ड लाइफ से संबंधित हैं, साइंस से संबंधित हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण रहती हैं ये भी एग्जाम के लिए। इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी? भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए ताइवान है। आपको जानना चाहिए, भारत और ताइवान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी से संबंधित, जिसके तहत जो इंडियंस हैं जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं ताइवान में, तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा वहाँ पर मूव करना, वहाँ पर कार्य वगैरह देखना, क्योंकि ताइवान में जो है वर्कर्स की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन या फिर एग्रीकल्चर हो। ताइवान जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, कैपिटल ताइपेई है, प्रेसिडेंट त्साई इंग वेन है।
करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। Which one of the following is not one of the portals launched by the Ministry of Information and Broadcasting? निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टलों में से एक नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी है डिजिटल इंडिया पोर्टल। आपको जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 4 पोर्टल्स लॉन्च किए हैं जिनके नाम है प्रेस सेवा, नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर्स, ट्रांसपेरेंट इम्पैनलमेंट, मीडिया प्लानिंग एंड ई बिलिंग सिस्टम, और चौथा है नेविगेट भारत। ठीक है, इनका एम है टू स्ट्रीमलाइन मीडिया रिलेटेड सर्विसेज अंडर इट्स एम्ब्रेला। तो अगर हम 1 बाय 1 देखें तो प्रेस सेवा पोर्टल की अगर हम बात करें, इसे डेवलप किया गया है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स एक्ट के तहत, और इसका मकसद रहेगा जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको आसान करना। दूसरा है नेविगेट भारत पोर्टल, यानी कि नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत, जैसा कि नाम से पता चल रहा है वीडियो से संबंधित है। इसे न्यू मीडिया विंग द्वारा बनाया गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के तहत आता है। ये एक यूनिफाइड बाइलिंगुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वीडियोज़ हैं गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट रिलेटेड और सिटीजन वेलफेयर ओरिएंटेड मेजर्स हैं उनसे संबंधित है। तीसरा है नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर्स। इट हैज़ बीन डिजाइन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल केबल ऑपरेटर्स फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल रजिस्टर। चौथा है ट्रांसपेरेंट इम्पैनलमेंट, मीडिया प्लानिंग एंड ई बिलिंग सिस्टम, टेम्पेस्ट आप इसे कह सकते हैं। इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन which provides comprehensive 360-degree media and communication solutions to ministries, departments, etc. Till which date has the RBI has extended the interest equalization scheme for pre and post shipment rupee export credit? RBI ने प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए ब्याज समानीकरण योजना को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है 30 जून 2024। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, इसे 30 जून 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है। इससे पहले यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे ही दिया था इसके एक्सटेंशन के लिए, और एडिशनल एलोकेशन भी दिया था इसके लिए 2500 करोड़ रुपये का दिसंबर में। अच्छा, इस स्कीम की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस स्कीम में क्या होता है, बेसिकली ये स्कीम है एक्सपोर्ट से संबंधित, एक्सपोर्ट को बूस्ट करने से, ताकि भारत से जो लोग हैं वो अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकें। तो एक्सपोर्ट करने के लिए उनको फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बैंक्स द्वारा। ठीक है, और बैंक उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, लोन वगैरह देते हैं ताकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें सामान को। तो उसमें जो है इंटरेस्ट भी उनको जो है कम मिलता है, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन नहीं मिलता, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन पड़ता है, तो ज़्यादा बर्डन उनके ऊपर नहीं आता। ठीक है, तो ये बैंक फिर जो है ये पैसा किससे लेते हैं? RBI से लेते हैं। ठीक है, मतलब कागज़ वगैरह दिखा के कि हमने इतने इतने लोगों को दिया है, तो उसके बाद फिर RBI इसका भुगतान करती है। तो ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। तो बेसिकली एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाने से संबंधित है प्री एंड पोस्ट शिपमेंट, यानी कि शिपमेंट से पहले भी आपको फाइनेंस की सुविधा होगी, वो भी दी जाएगी, और शिपमेंट के बाद भी जो आपको पैसा चाहिए होगा वो भी आपको दिया जाएगा, ताकि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ सके यहाँ से। एट विच पोजीशन हैज़ इफ्को बीन रैंक्ड इन द 12th एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट? 12वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट में इफ्को को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए है फर्स्ट। देखिए, अकॉर्डिंग टू 12th एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट, जिसे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा रिपब्लिश किया गया है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को ये टॉप कोऑपरेटिव रही है अमंग टॉप 300 कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब पहली पोजीशन इसने प्राप्त किया। अगर हम 300 कोऑपरेटिव एजेंसीज की बात करें तो उनमें इफ्को पहले नंबर पर है। द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ टर्नओवर ओवर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, और अगर हम ओवरऑल टर्नओवर की बात करें तो 97 पोजीशन इसकी पिछले साल थी, और अब इसकी रैंकिंग हुई है 72nd। इफ्को के MD एंड CEO उदय शंकर अवस्थी हैं, और स्थापना 3 नवंबर 1967 हुई थी, न्यू दिल्ली में स्थित है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 हैज़ द RBI इशूड इंस्ट्रक्शंस परमिटिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेमेंट्स? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की किस धारा के तहत RBI ने सार्वजनिक परिवहन भुगतान के लिए प्रीपेड भुगतान उपकरणों की अनुमति देने के निर्देश जारी किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है सेक्शन 18। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक, नॉन बैंक मैनेज्ड जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है अलाउ कर दिया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ पर भी उनका यूज़ किया जा सकता है। और ये इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हैं अंडर सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट एंड
सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। 2021 में जो ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनसे संबंधित मास्टर डायरेक्शंस आरबीआई द्वारा इशू की गई थी। ठीक है, साल याद रखिएगा 2021। अब देखिए ये जो डायरेक्शंस होती हैं ना ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अब जैसे पेमेंट एग्रीगेटर से संबंधित आरबीआई ने कब अपनी डायरेक्शंस यूज़ की थी, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पेमेंट एग्रीगेटर से संबंधित ये सभी, तो इसके हिसाब से, इस डायरेक्शन के हिसाब से जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट फैसिलिटेट द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रेमिटेंस फैसिलिटीज एटसेट्रा अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड देयरिन। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो आप जैसे पेटीएम यूज़ करते हैं उसमें जो वॉलेट होता है ना, मनी वॉलेट, तो उसमें कितनी वैल्यू स्टोर है, 50 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, तो उतने का ही आप जो है वहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, पर उन्हें निकाल तो नहीं सकते ना आप पैसे को, ठीक है, केवल उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। आगे देखें अगर हम पीपीआईज दैट रिक्वायर आरबीआई अप्रूवल ऑथराइजेशन बिफोर इशुएंस आर क्लासिफाइड अंडर टू टाइप। दो तरह की होती हैं, स्मॉल पीपीआईज और फुल केवाईसी पीपीआई। स्मॉल पीपीआई की अगर हम बात करें, ये बैंक्स या फिर नॉन बैंक्स द्वारा इशू की जाती है आफ्टर ऑब्टेनिंग द मिनिमम डिटेल्स ऑफ द पीपीआई होल्डर। मतलब जैसे पीपीआई चाहिए, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है, तो उसकी पूरी मिनिमम डिटेल लेने के बाद बैंक या एनबीएफसी इशू करते हैं। तो ये केवल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ होती हैं। और दूसरी देखें, फंड्स ट्रांसफ़र और कैश विड्रॉल फ्रॉम सच पीपीआईज इज नॉट परमिटेड, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है फुल केवाईसी पीपीआईज आर इशूड बाय बैंक्स एंड नॉन बैंक्स आफ्टर कंप्लीटिंग द नो योर कस्टमर ऑफ द पीपीआई होल्डर। तो केवाईसी कर दोगे तो वो फुल केवाईसी पीपीआई बन जाता है। दीज पीपीआईज आर यूज्ड फॉर द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फंड ट्रांसफर और कैश विड्रॉल। Which bank collaborated with the Central Economic Intelligence Bureau to launch the automated search portal for antecedent verification? किस बैंक ने पूर्ववर्ती सत्यापन के लिए स्वचालित खोज पोर्टल लॉन्च करने के लिए केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो के साथ सहयोग किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए जो सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल बनाया है, ठीक है, ताकि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं या फिर जो ऐसे बोरोवर्स हैं जिन्होंने इस तरह का लोन लिया हुआ है या फिर जो लोग लोन लेना चाहते हैं, तो उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को लोन चाहिए, ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड एक बार चेक किया जाएगा कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, पहले जो इसने लोन लिया वो चुका है या नहीं चुकाया है, ठीक है, या फिर हम किसी न्यू कस्टमर को देना चाह रहे हैं तो उसका जो बैकग्राउंड है उसकी जानकारी इस पोर्टल पर मिल जाएगी। अगर हम सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और इट इज़ द नोडल एजेंसी फॉर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस मैंडेटेड टू इंश्योर इफेक्टिव इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द कंसर्न एजेंसीज इन द एरिया ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस से संबंधित जितनी भी एजेंसीज हैं सबके कोऑर्डिनेशन का कार्य करती है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ Akshakalp Organic signed an MOU with for financing small holder dairy farmers in Karnataka, Tamil Nadu and Telangana? अक्षयकल्प ऑर्गेनिक ने कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में छोटे धारक डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ओह माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन गलत फिर हो गया ना, चलिए खैर मैं इसको सही कर दूंगा। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन और ऑप्शन जो है एक जैसे फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है, तो ये ह्यूमन एरर है, मेरी तरफ से ही इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। ऑप्शन में या तो कुछ और डालता इसमें या फिर ऊपर अक्षयकल्प ऑर्गेनिक ये इसको ना यहाँ पर डालता है ना। चले खैर कोई नहीं, मैं आपको डिटेल बताता हूँ। अक्षयकल्प ऑर्गेनिक इसने एक एमओयू साइन किया है ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के साथ, जो कि यूनाइटेड किंगडम की डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, और समुन्नति फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके तहत कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के जो 1500 स्मॉल होल्डर डेयरी फार्मर्स हैं उनको फाइनेंसिंग की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। द पार्टनरशिप विल सी BII एक्सटेंड गारंटीज फॉर न्यू एंड एक्जिस्टिंग अक्षयकल्प ऑर्गेनिक स्मॉल होल्डर फार्मर्स हु आर टिपिकली आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल लैंडिंग इकोसिस्टम। कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बैंक वगैरह से लोन नहीं ले पाते हैं, हिचकते हैं, या फिर उनके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर जो है सहायता दी जाएगी। दिस कमिटमेंट इज़ मेड थ्रू BII 200 million euro climate innovation facility announced by the UK government and COP26. Which organization has Power Finance Corporation partnered with
फॉर अ 200 मिलियन यूरो फाइनेंसिंग फैसिलिटी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 200 मिलियन यूरो की वित्त पोषण सुविधा के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है SEC। देखिए, जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है इसने एक पार्टनरशिप साइन की है SEC के साथ, जो कि इटली का एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है, ताकि यहाँ से फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्राप्त हो सके। ठीक है, और इस तरह से जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है इंडिया में जिसने SEC के साथ इस तरह का पार्टनरशिप की है। PFC के CMD परमिंदर चोपड़ा हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 23 मिलियन US$ का लोन अप्रूव कर दिया है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में फिनटेक एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए। हम पहले भी देख चुके हैं, मैंने यहाँ पर रिवीजन पर्पज से आपको बता दिया है। विच मिनिस्ट्री हैज रिकॉग्नाइज्ड आकाशा एयर एज अ डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर? किस मंत्रालय ने आकाशा एयर को नामित भारतीय वाहक के रूप में मान्यता दी है? सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आकाशा एयर को डिजिग्नेटेड इंडियन एयर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। इससे अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह भी अपनी ऑपरेट कर सकता है। पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट इसकी चालू हुई मुंबई और दोहा के बीच में। ठीक है, और जो पहली वैसी इसने लोकल फ़्लाइट चलाई थी वो 7 अगस्त 2022 को चलाई थी मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से जो एयरलाइन है उसके पास 20 प्लेन तो होने ही चाहिए, ठीक है, अगर वो इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करना चाहती है। फिलहाल आकाशा एयर के पास 23 B737 मैक्स एयरक्राफ्ट है इसकी फ्लीट में। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन हैं या कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है शहबाज शरीफ। देखिए, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं दूसरी बार। ठीक है, और इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ PMLN, और इसके लिए उन्होंने पार्टनरशिप की है बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इसके साथ। शहबाज ये 24 प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अब पाकिस्तान के। इससे पहले अप्रैल 2022 से 2023 अगस्त तक ये इस पद पर कार्यरत रह चुके हैं। शरीफ तो है नाम में, लेकिन आपको बताइए शरीफ होते नहीं ये लोग। पाकिस्तान की जो न्यू पार्लियामेंट है इन्होंने स्पीकर इलेक्ट किया है सरदार अयाज सदीक को। एक्चुअली ये जो मैंने स्पीकर वाली लाइन लिखी है खासकर SSC वालों के लिए लिखी है। SSC वालों को काफ़ी मतलब एक रहता है, आप समझ सकते हैं क्या कह रहा हूँ मैं, अंदर मतलब उन्हें ये रहता है कि आस पड़ोस की कंट्री में जो है ज़्यादा घुसना है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो ये भी पूछ देंगे कि वहाँ के स्पीकर कौन बने। ठीक है, अब देखते हैं आप वर्ड से क्वेश्चन SSC पूछता है जनरल अवेयरनेस के, नेपाल के, भूटान के। ठीक है, तो इसलिए SSC वालों के लिए है कि स्पीकर जो है पाकिस्तान के कौन बने हैं। भाई पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं इस्लामाबाद कैपिटल है, करेंसी पाकिस्तानी रूपी है, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच स्टेट्स ब्रांड लॉ स्टैंड बाय द मोटो नमा केरल? व्हेन इज द इंटरनेशनल वेस्ट पीकर्स डे सेलिब्रेटेड 1 मार्च? हु ऑथर्ड नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री? नॉरिस प्रीतम। हु वॉन 2024 फ्री स्टाइल चेस GOAT चैलेंज इन वेसेनहाउस जर्मनी? मैग्नस कार्लसन। Which company unveiled world's first no-code computer vision platform Pratham Assert AI? Which country has been the first Asian country to ratify a convention to end workplace violence and harassment as per the International Labour Organization? Answer is Philippines. आप इनसे कई स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया, इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। अच्छा, एक और बात है, मैं कई स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ काफ़ी निराश से हो गए हैं कि जो 4 मार्च को SBI क्लर्क का पेपर आया वो उन्हें आसान लग रहा है, मतलब जिन्होंने 25 को दिया था उन्हें आसान लग रहा है, और जो 4 को देकर आए हैं उन्हें लग रहा है कि नहीं पेपर हमारा टफ था। ठीक है, तो इन सब की डिबेट्स में कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप लोग एस्पिरेंट है, अगर आप इतनी सी बातों को लेकर निराश हो जाएंगे तो कैसे आगे चलेगा। ठीक है, आपका काम था अच्छा पेपर देना। ठीक है, जैसा आपने दिया है वैसे ही आपकी बाकी शिफ्ट वालों ने भी दिया है। हो सकता है आपका जो सेक्शन आसान था, मान लीजिए आपका G आसान था, ठीक है, हो सकता है जो 25 वालों का था उनका GS आसान नहीं था, या GS अगर 25 वालों का आसान था तो आप लोगों की इंग्लिश आसान नहीं थी, रीजनिंग आसान नहीं थी। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, इनमें इतनी डिबेट करने वाली बात नहीं है। देखा मैंने कि लगे हुए हैं कमेंट सेक्शन में कि नहीं तेरा आसान था, नहीं मेरा आसान था। अपना तो खैर कोई नहीं कह रहा है कि तुम्हारा आसान था, ये शिफ्ट आसान थी। तो ये सब चीज़ें व्यर्थ की बातें होती हैं। ठीक है, आप लोग अपना कर्म करके आ चुके हो, आपने जो पढ़ा था वो आप देके आ चुके हो। ठीक है, बिलीव रखिए कि हाँ मैंने अच्छा किया है जो मेरे हाथ में था। और मैं अगर आपको बताऊं, चाहे वो 25 तारीख की हो, चाहे वो 4 तारीख की हो, ठीक है, कोई सी भी शिफ्ट हो, अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करें, यदि आपने प्रॉपर GA पढ़ी है, बेसिक GA, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे लोकल एरिया का हेडक्वार्टर पूछ लिया, फिर लोकल एरिया बैंक कितने हैं, इन्हें छोड़िए आप।
ठीक है। वैसे ये भी एक बेसिक जीके है अगर आप प्योर बैंकिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप केवल वो करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं जो हाईलाइटेड रहे हैं, या फिर आप डिटेल में अगर पढ़ रहे हैं, चाहे हमारे से पढ़े या कहीं से पढ़े हो, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते थे, ठीक है। अगर आपके पास 4-5 क्वेश्चन थोड़े वियर्ड से आ जाते हैं तो आपको लगता है कि पेपर बहुत टफ बन गया है ना। हालांकि प्रेशर होता है, जब आप देकर आए हो एग्ज़ाम उस वक्त दिमाग इतना नहीं काम कर पाता है, या फिर करता है तो कभी कभी हम रॉन्ग भी कर देते हैं, क्योंकि बाद में रिव्यू करने से तो आसान लगता है पेपर, वो बात मैं आपकी समझता हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि प्रॉपर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं उसमें, जो आप अच्छा कर सकते थे, अच्छा खासा स्कोर कर सकते थे उसमें, अगर आप केवल ये सिंपल जो करंट अफेयर्स हम डेली पढ़ते हैं ही नहीं आप पढ़ते, है ना। ये बात अलग है कि अब ये ओबिचुरी वगैरह नहीं पूछते, डेज थीम ये सब नहीं पढ़ते, पर पढ़ना तो हमें पड़ेगा ना, है ना। इन्हें हटा तो नहीं सकते, अगर पूछ लिया तो तब कितना गिल्ट फील होगा कि यार ये भी नहीं पता था हमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं जब मैं ऑनलाइन पोल डालता हूँ कि अब इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यार आपकी जानकारी तो बढ़ रही है, नहीं पूछे जाते कोई बात नहीं, है तो जनरल नॉलेज से संबंधित। जैसे रामसर साइट्स मैंने एक दिन डाला था, कितनी रामसर साइट्स हैं, ये तो आपकी नॉलेज ही बढ़ा रहा है कि पता होनी चाहिए आपको, किसी और एग्जाम में पूछ ले जाएगा। खैर इस तरह की डिबेट में ना पड़े कि तुम्हारा आसान था मेरा कठिन था, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। चलिए, वेयर इज़ वधवन पोर्ट? What was the theme of National Protein Day on 27 February 2024? The Indian Air Force Advanced Landing Ground is in Neoma. Where is Neoma? The center has fixed a minimum support price for how many farm commodities? When is the International Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness observed? Where was the 14th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Migratory Species of the Wild Animals concluded? इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।